Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. According to our first question, write and explain the construction of a vacuum evaporation system. यहाँ पे जो हम चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो पहले हमारे पास है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉलिड मैटर की सरफेस से वेपर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, एवेपोरेशन होती किसके लिए है? ठीक है, इसके लिए हम 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं जो कि हमारे पास वैक्यूम सिस्टम है, वर्क चैम्बर है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेस हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं एवेपोरेशन क्या होती है। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जहाँ पे हम थिन फिल्म को क्रिएट करते हैं। तो सबस्ट्रेट पर थिन फिल्म क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है हमारे पास एवेपोरेशन का। हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं। ओके, टू डिपॉजिट थिन फिल्म ऑन सबस्ट्रेट, पहले हम देखते हैं हमारे पास वर्क चैम्बर क्या होता है। वर्क चैम्बर में क्या होता है, हमारे पास जो फिलामेंट है हम उसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। ओके, फिलामेंट हीटअप होता है, उसके हीटअप होने से हमारे पास एक सॉलिड सब्जेक्ट पड़ा होता है जिसके हमने वेपर्स क्रिएट करने होती हैं, जिसके लिए हमने थिन फिल्म बनानी होती है जो कि वेपोराइज होकर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ऊपर एक सबस्ट्रेट होता है जो कि कंडेंस कर देता है उन वेपर्स पार्टिकल्स को, जिनसे उनमें थिन फिल्म क्रिएट हो जाती है। और हम उस प्रोसेस को थिन फिल्म क्रिएट करने से पहले हम जो है उस वर्क चैम्बर के साथ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास रोटरी पंप भी यूज़ हुआ है, पिरानी गाज भी हुआ है। ये करते क्या हैं, वो कहते हैं पिरानी गाज इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहले देखते हैं रोटरी पंप। रोटरी पंप वैक्यूम क्रिएट करने के लिए 10⁻⁴ टॉर तक ये वैक्यूम क्रिएट करता है। पिरानी गाज क्या करता है, पिरानी गाज वैक्यूम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और ये सबस्ट्रेट होल्डर क्या होता है, सबस्ट्रेट होल्डर यहाँ पे है वो वेपर्स को कंट्रोल करता है। और हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेस। ओके, ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसको हम बचाने के लिए माइक्रो स्विच इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है, अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होता कि हम माइक्रो स्विच इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटर को शट डाउन कर देता है। ओके, ये हमारे पास वर्किंग ऑफ ए वैक्यूम एवेपोरेशन सिस्टम के हमारे पास मेन स्टेप्स हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द स्विच ऑफ ऑपरेशन हो गया, रफिंग साइकिल हो गया, एवेपोरेशन हो गया, उसके बाद शटिंग डाउन हो गया जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन थिकनेस एंड थिकनेस वेरिएशन फ्रॉम अ स्मॉल एरिया सरफेस एरिया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं स्मॉल एरिया सरफेस एरिया होता क्या है। स्मॉल एरिया इमिटिंग वेपर एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज नोन एज डायरेक्टेड स्मॉल एरिया सरफेस सोर्स। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि वो कहता है जो सरफेस सोर्स से इमिशन होती है वो कोसाइन इमिशन एंगल की डायरेक्शनल और प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कोसाइन इमिशन एंगल ऐसा एंगल होता है जो इमिटिंग सरफेस के नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ इमिशन के दरमियान में होता है। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सरफेस सोर्स जो है हमारे पास हमारे पास यहाँ पे एक m यूज़ हुआ है, वो हमारे पास किसको मैस रिसीव थ्रू द स्मॉल सॉलिड एंगल, और हमारे पास यहाँ पे फाई यूज़ हुआ है, थीटा इज इक्वल टू फाई जो है हमारे पास ये एक सॉलिड एंगल है। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वेरिएशन थिकनेस वेरिएशन के लिए हमने हमारे पास एक एरिया लाना है जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर एवेपोरेशन कराएंगे। थिकनेस की वेरिएशन को मेजर करने के फ्रॉम T to T0 के दरमियान इन सब के लिए हमने जो छोटा ऑब्जेक्ट लिया था, स्मॉल एरिया लिया था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जहाँ से इमिटिंग हुई थी वेपर्स की, जो गवर्न बाय था condension cosine law, which states that the emission from the surface source is directional and proportional to the cosine of the emission angle. For example, emitting surface and the direction of the emission. यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे dm इज इक्वल टू ds2/r² cos
थीटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिया है, अगर हम देखते हैं हमारे पास एल पॉइंट के ऊपर थिकनेस वेरिएशन की अगर देखा जाए कि थीटा हमारे पास यहाँ पे फाई है और हमारे पास कॉस फाई और कॉस थीटा इज इक्वल टू है एच ओवर आर। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट करें कि डी एस यानी स्मॉल सरफेस से इमिशन होती है, एल पॉइंट पर होने वाली इमिशन या स्मॉलर डिस्टेंस पाई पर 0 पॉइंट पर नॉर्मल होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फाइनल वैल्यू निकलती है टी ओवर टी नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस सिग्मा का स्क्वायर ओवर एन होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द थिकनेस वेरिएशन फॉर द सरफेस सोर्स। ओके, आवर सरफेस सोर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the assumptions to be made for evaporation from vapor source। इसके लिए हम assumptions to be made about the evaporation condition, इसमें लो एम्बियंट प्रेशर आ जाता है, लो वेपर इंटेंसिटी आ जाती है, मैक्सिमम स्टिकिंग कोएफिशिएंट आ जाती है। लो एम्बियंट प्रेशर क्या होता है? ओके, लो एम्बियंट प्रेशर लो एम्बियंट प्रेशर के ऊपर हम देखते हैं कि इस केस में प्रेशर इतना लो होगा कि वेपर और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन ना होने के बराबर होगी, यानी कि निग्लिजिबल होगी। अगर हम लो वेपर्स इंटेंसिटी की बात करें तो वो हमारे पास इस केस में वेपर की शिद्दत इस कदर कम होती है कि वेपर की अपने बीच कोलिजन ना होने के बराबर होगी, यानी कि उनमें जो वेपर्स मौजूद होते हैं उनकी वेपर में कोलिजन निग्लिजिबल हो जाएगी, सो दे हैव द लो वेपर इंटेंसिटी। लास्ट हमारे पास है मैक्सिमम स्ट्रेकिंग कोएफिशिएंट। हर वेपर एटम जो होता है ना, जो भी हो वो एटम जब वो टकराता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास तो ये है कि ऐसे इसे अपनी पहले वाली हालत में लौटना चाहिए, मतलब रिबाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिबाउंड का वर्ड यूज़ करते हैं कि रिबाउंड का मतलब यही है कि जब एटम टकराएगा तो वो अपने वापस उसी हालत में आएगा, मतलब उसकी एनर्जी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एटम टकराने के बाद उसी हालत में वापस नहीं आएगा, इसलिए जो स्ट्राइकिंग कोएफिशिएंट वो मैक्सिमम 1 होता है। अल्लाह।